Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों याद होगा हमने पिछली दो क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो व्यापार को बढ़ाने के लिए अलग अलग टाइप की स्ट्रेटजीज यूज़ करता है और हमने पढ़ा था इसके अंदर टोटल जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होती है वो 6 टाइप की होती है, जिसमें आपको याद होगा ना, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता था, कॉमन मार्केट, कस्टम यूनियन और इकोनॉमिक यूनियन और आपका पॉलिटिकल यूनियन। तो इन सभी के थ्रू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलना क्या चाह रहा था? वो बोलना ये चाह रहा था कि वर्ल्ड में आप कुछ भी करो लेकिन आप अपने व्यापार को बढ़ाओ इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें एक पहल जो है वो यूरोपियन कंट्री ने करके दिखाई। मैं आपको बता दूं, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कई सारी कंट्रीज आती हैं। इन्होंने क्या किया, अपने एक कार्टेल बना लिया। अब कार्टेल बना लिया इसका मतलब इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। अब ये जो ग्रुप है ये आपस में जब भी व्यापार करेगा तो ये अपनी मेंबर कंट्री के साथ कोई भी टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर इम्पोज नहीं करेंगी। इवन इन लोगों ने बिल्कुल भारत के, मैं आपको ना समझाने के लिए आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे भारत के 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। क्या आपको 28 राज्यों में आने जाने के लिए क्या कोई वीज़ा लेना पड़ता है? क्या कोई पासपोर्ट दिखाना पड़ता है? नहीं, आप फ्रीली तरीके से इधर से उधर जा सकते हो। इवन आप अपने गुड्स का भी मूवमेंट एक जगह से दूसरे कर सकते हो ना। और क्या हमारे 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज की एक ही करेंसी है, दैट इज इंडियन रुपीस। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने यूरोपियन नेशंस को जोड़ा, इनको इकट्ठा किया, अलग अलग कंट्रीज को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया और उसका नाम दिया यूरोपियन यूनियन। और इन्होंने क्या बोला कि ये जो 28 कंट्रीज हैं इनमें आपस में जब भी व्यापार होगा तो क्योंकि ये मेंबर कंट्रीज हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर नहीं लगेंगी। दूसरा, यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का आसानी से फ्री फ्लो हो सकता है। नंबर 3, इनकी जो कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसीज हैं जिसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वो सभी मेंबर कंट्रीज की क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। और सबसे बड़ी बात कि इनकी जो करेंसीज हैं वो भी सेम रहेंगी। इनमें से 28 राज्यों में से 17 राज्य, मतलब राज्य नहीं बोलना चाहिए, 17 कंट्रीज की जो करेंसी वो बिल्कुल सेम है, दैट इज यूरो। आपने यूरो तो सुना होगा ना, डॉलर, यूरो, पाउंड। तो यूरो सेकंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट करेंसी में से एक है और ये यूरोपियन नेशन के 28 में से 19 नेशन ने इनको यूरो करेंसी को एक्सेप्ट किया हुआ है। तो सर जैसे हमारे भारत के 28 राज्य हैं, ठीक वैसे यहाँ भी आप फ्री फ्लो कर सकते हो बिना वीज़ा के, बिल्कुल सही कहा। तो ये जो यूरोपियन कंट्री के जो 28 कंट्रीज़ हैं ये आपस में जब भी व्यापार करेंगी या एक दूसरी कंट्री में जाएंगी तो इनको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसको बोलते हैं शंघाई एरिया। शंघाई एरिया मतलब एक ऐसा एरिया जिसमें मेंबर कंट्रीज़ के साथ आप कोई भी व्यापार करते टाइम या फिर आप जब भी इधर से उधर जाओगे तो आपको कोई भी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब नीचे पढ़ो, यहाँ पर क्या है, द यूरोपियन यूनियन इज़ अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन। देखो इकोनॉमिक यूनियन है ये तो हमें भी पता था, बट पॉलिटिकल ऐसे क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन जो है इसमें जो पॉलिटिक्स है, इसमें जो मेंबर्स हैं वो सब बिल्कुल सेम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि कुछ स्टेट ऐसे हैं यूरोपियन यूनियन के जिन्होंने अपना एक कार्टेल बना लिया और टोटल स्टेट कितने हैं, टोटल कंट्रीज कितनी है, 28 कंट्रीज हैं। दोस्तों मैं आपकी करंट अफेयर की जानकारी के लिए बता दूं, सन 2020 में यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने इससे एग्जिट ले लिया है। तो सर अभी भी 28 है? नहीं दोस्तों, पहले 28 थी लेकिन 2020 के डेटा के बाद के हिसाब से यूके ने क्योंकि एग्जिट कर लिया है तो एट प्रेजेंट देर इज 27 कंट्रीज ओनली। कितनी? 27 कंट्रीज ओनली। ध्यान रखना। सर आपने फिर ऊपर 28 क्यों लिखवाया? दोस्तों मैंने इसलिए लिखवाया ताकि आपको पता हो कि यूके भी कभी किसी जमाने में इसका मेंबर हुआ करता था। नीचे देखो मैंने मेंशन कर दिया, द यूरोपियन यूनियन इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ सर्टेन यूरोपियन स्टेट। देर आर करेंटली 27 मेंबर स्टेट ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब ये क्या करते हैं, ये यूरोपियन यूनियन ने जो कार्टेल अपना बनाया 27 कंट्रियों ने, इनमें फ्री ट्रेड होगा, आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड ये फ्रीली तरीके से कर सकते हैं। इवन ये फ्री मूवमेंट होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आसानी से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। इवन यही नहीं बल्कि इनकी तो जो एक्सटर्नल पॉलिसीज है जिसको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोलते हैं वो भी सेम रहेगी। अरे ये भी नहीं बल्कि इनकी जो करेंसी है वो भी सेम रहेगी। लेकिन याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ स्थापित है, दैट इज ब्राज़ील। ब्राज़ील के अंदर जो इसका हेड क्वार्टर है वो पाया जाता है। तो पहली स्लाइड से मैं बता दूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला, यूरोपियन यूनियन क्या है? तो यूरोपियन यूनियन यूरोपियन कंट्रीज का एक संघ है जो कि व्यापार को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। नंबर 2, यूरोपियन यूनियन में एट प्रेजेंट टाइम कितने मेंबर है? देयर इज 27 मेंबर।
अभी तक मैक्सिमम मेंबर कितने हुए थे वहाँ पर 28। अभी रिसेंटली 2020 के अंदर किसने एग्जिट लिया है, मैं आपको बता दूं यूके ने एग्जिट लिया है। और यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ब्राज़ील में है। ये जितने मैंने क्वेश्चन बताए दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसके बाद अगली स्लाइड में हम चलते हैं, यूरोपियन यूनियन को बनाने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या था, आखिर इसको क्यों बनाया गया। तो इसको एक ट्रिटी के थ्रू लॉन्च किया गया था जिसके अंदर ये बताया गया था कि हम चाहते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन के जो सिटीजन हैं उनमें पीस इस्टेब्लिश हो, ठीक है, मारकाट जैसी चीज़ें ना हो और व्यापार को बढ़ाया जाए। और सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, यूरोपियन यूनियन को सिटीजन हो, फ्रीडम हो, उनके जो सिटीजन है उनको इतनी फ्रीडम हो कि उनको सही तरीके से सिक्योरिटी मिले, सही तरीके से जस्टिस मिले, विदाउट एनी बॉर्डर इशू। विदाउट एनी बॉर्डर इशू का मतलब है कि वो चाहें तो किसी भी कंट्री में, अपनी मेंबर कंट्रीज में बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के वो आ और जा सकते हैं। टू वर्क टूवर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ यूरोपियन, प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज में सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक कार्टेल बनाया कि अगर हमारी मेंबर कंट्रीज में किसी में भी कोई गलत चीज़ होगी तो बाकी कंट्रीज उनकी हेल्प करेंगी ताकि वो कंट्री भी डेवलप कर पाए। नंबर 4, टू स्टैब्लिश ऑन इकोनॉमिक यूनियन विद द यूरो एंड इट्स करेंसी। और इस तरीके से इन्होंने अपनी एक पूरी कार्टेल बनाई जिसके अंदर इन्होंने अपनी जो करेंसी है उसको भी सेम रखा और नाम क्या दिया, यूरो करेंसी दिया। फिफ्थ पॉइंट, टू कॉन्ट्रीब्यूट द सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पीस एंड सिक्योरिटीज ऑफ द अर्थ। ये क्या करेंगी, डेवलपमेंट को इस तरीके से करेंगी कि सोसाइटी में या एनवायरनमेंट में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, जिससे कि एक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी दोनों की दोनों यहाँ पर बनी रहे। तो कुल मिला के आपने इस स्लाइड से क्या सीखा, इस स्लाइड से आपने ये सीखा यूरोपियन यूनियन को बनाने के पीछे का मकसद था सबसे पहले व्यापार को बढ़ावा देना। नंबर 2, जो भी यूरोपियन यूनियन के जितने भी 27 मेंबर हैं वो आपस में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फ्री फ्लो कर सके। तीसरा, यहाँ पर फ्री फ्लो किया जा सके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, जिससे कि यूरोपियन यूनियन की डेवलपमेंट हो पाए, जिससे बाकी कंट्रीज के अंदर एक दबदबा बने कि हाँ यूरोपियन यूनियन नाम की भी कोई चीज़ है। और चौथा, यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, करेंसीज को बिल्कुल अपना सेम रखा, जिसके चलते ऐसा लगा कि ये नेशन तो हमारी जैसे नेशन है। सोच के देखो, इंडिया जैसी करेंसी और भी कहीं चलेगी तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार ये लगता है ये तो इंडिया का ही एक पार्ट है तो इनसे व्यापार कर लेते हैं। ठीक उसी तरह यूरोपियन यूनियन का मेन एम यही था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो यहाँ पर फॉलोअप करती हुई चलती है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर टोटल आपके 5 इंस्टीट्यूशन है, एक एक करके पढ़ना ध्यान से। सबसे पहले द यूरोपियन पार्लियामेंट। अब ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट बनाई ये 27 कंट्रियों के लिए सिर्फ एक ही पार्लियामेंट है जो ये डिसाइड करेगी कौन से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो यहाँ पर मेंटेन किए जाएंगे व्यापार को करते टाइम। नंबर 2, द काउंसिल ऑफ द यूरोप। अब यहाँ पर क्या किया गया, यूरोपियन की एक काउंसिल बनाएगी जिसमें गवर्नमेंट और यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बैठ के डिसाइड करेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर हम व्यापार को बढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों को और लागू यहाँ पर करवा सकते हैं। नंबर 3, द यूरोपियन कमीशन। अब ये यूरोपियन कमीशन का क्या काम था, ये नए नए लेजिस्लेचर को लेकर आएगा, नए नए प्रावधान नए नए कानून को लेकर आएगा और ये देखेगा कि बाहर की गल्फ कंट्रीज में डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है, किस तरह से उनका लीगल स्ट्रक्चर है, वही सेम लीगल स्ट्रक्चर हम भी अपने यहाँ पर फॉलो करें, बल्कि मॉडिफाइड रूप में उसमें और ज़्यादा अच्छे अच्छे चेंजेस करके हम उन चीज़ों को फॉलो करके अपने इस यूनियन को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएं। नंबर 4, द कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर कल को कोई मेंबर कंट्री किसी नॉन मेंबर कंट्री के साथ कुछ गलत करती है या कोई कंट्री हमारे साथ गलत करती है या हमारे मेंबर कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ गलत करते हैं, तो उनकी जस्टिस के लिए एक कोर्ट होना चाहिए जहां पर वो अपनी रिड्रेसल मैकेनिज्म को हासिल कर पाए। रिड्रेसल मैकेनिज्म का मतलब होता है कि कल को कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो कौन इनका निपटारा करेगा, तो उनके निपटारे के लिए इन्होंने क्या बनाया, एक कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया जो सभी यूरोपियन मेंबर कंट्रीज के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होता है। एंड लास्ट वन इज द यूरोपियन काउंसिल। अब ये यूरोपियन काउंसिल क्या करता है, ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है और ये पॉलिसीज को फ्रेम करता है कि आने वाले टाइम के अंदर व्यापार में कौन कौन से डिसीजन और कौन कौन सी चीज़ें लोग फॉलोअप नहीं कर रहे हैं। अगर कोई मेंबर कंट्री इनको फॉलोअप नहीं कर रहा तो ये उनको इंटीमेट करता है कि आप ये चीज़ें फॉलोअप नहीं करें और इस पर ध्यान दो, नहीं तो हम आपके खिलाफ कोई पेनल्टी लगाएंगे या फिर हम आपको अपनी इस यूरोपियन यूनियन से क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। तो आपको क्या इस स्लाइड से याद करना है मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज आपको ये याद करनी है कि यूरोपियन यूनियन के कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, नाम याद कर लो। यूरोपियन पार्लियामेंट है, नंबर 2 काउंसिल ऑफ यूरोपियन है, नंबर 3 यूरोपियन कमीशन है, नंबर 4 कोर्ट ऑफ जस्टिस है एंड नंबर 5 इज यूरोपियन, इसमें काउंसिल्स हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन के कौन कौन से सिटीजनशिप है और कौन कौन से राइट है, मतलब यूरोपियन यूनियन में जो लोग रहते हैं उनको कौन कौन से अधिकार
दिए गए हैं। सबसे पहली बात तो ये अधिकार दिया गया कि वो उन 27 मेंबर कंट्रीज़ में किसी भी कंट्रीज़ में बिना पासपोर्ट और बिना वीज़ा के वो जा सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है, द राइट टू मूव फ्रीली एंड लाइव विदाउट विद इन द यूरोपियन यूनियन। द राइट ऑल्सो अप्लाइज टू द यूरोपियन यूनियन सिटीजन फैमिलीज। यानी कि यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं तो वो फ्रीली तरीके से जा सकते हैं, उन्हें किसी पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो वो दिखा सकते हैं, बट ऐसा कोई मैंडेटरी यहाँ पर नहीं होगा। नंबर 2 यहाँ पर क्या बोला गया, द राइट ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट। सभी के सभी मेंबर कंट्री के साथ इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी मेंबर कंट्री के साथ आप अलग ट्रीटमेंट दिखा रहे हो, दूसरे मेंबर कंट्री के साथ अलग ट्रीटमेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। छोटा बड़ा यहाँ पर एक समान होगा। मेंबर मतलब होता है मेंबर, ये घर का मेंबर की तरह है। नंबर 3, द राइट टू हैव देयर अफेयर हैंडल्ड फेयरली एंड इम्पार्टिवली बाय यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज एंड द राइट टू रेफर। अब ये पूरी लाइन पता है क्या बोल रहा है कि कल को अगर आपके साथ कोई फेयर ट्रीटमेंट नहीं करता है, मान लो आपको लगता है मेरे साथ कुछ इनजस्टिस हुआ या मेरे जो लीगल राइट्स हैं उनका वायलेशन हुआ, तो ऐसे केस में आप इनके यूरोपियन अम्बड्समैन में भी अपील फाइल कर सकते हो। ये यूरोपियन अम्बड्समैन क्या होती है कि कल को आप इनकी सर्विसेज से सेटिस्फाई नहीं हो, मान लो कोई कंट्री सेटिस्फाई नहीं है, तो जो इनकी हायर अथॉरिटी, अभी मैंने आपको 5 अथॉरिटी पढ़ाई थी ना, उनमें से वो किसी भी अथॉरिटी में ये कंप्लेंट जाहिर कर सकता है कि मेरे साथ ये वायलेशन किया जा रहा है या मेरे राइट्स के इन चीज़ों पर जो है ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके द राइट ऑफ एक्सेस डॉक्यूमेंट हेल्ड बाय देम बाय यूरोपियन इंस्टीट्यूशन। किसी भी कंट्री में, मतलब इनकी मेंबर कंट्रीज़ में अगर कोई व्यापार करता है या कोई भी ऐसे ट्रेड सीक्रेट्स हैं, वो सभी के सभी मेंबर कंट्रीज़ आपस में देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मान लो यूरोपियन यूनियन के 2 मेंबर कंट्रीज़ ने आपस में व्यापार किया और थर्ड कंट्री को उसके बारे में ना पता हो, ऐसा नहीं होगा। वो चाहे तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देख सकता है, ये उसको अधिकार दिए गए। द राइट टू डिप्लोमेटिक एंड काउंसलर असिस्टेंट व्हेन ट्रैवलिंग आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन इन अ कंट्री वेयर देयर ऑन कंट्री डज नॉट ऑपरेट एन एम्बेसीज। अब मान के चलो यूरोपियन यूनियन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर एम्बेसीज अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में यूरोपियन यूनियन दूसरे एम्बेसीज की हेल्प ले सकता है। और यहाँ पर क्या बोला गया कि यहाँ पर अगर मान लो कोई भी मेंबर कोई गलत काम करती है तो उसको सबसे पहले ग्रीवांस दिया जाएगा कि आप अपनी बात को रख सकते हो। इसे बोलते हैं राइट टू हर्ट, यानी किसी भी मेंबर पर आप एलिगेशंस लगाने से पहले ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो मेंबर कंट्री ने रियलिटी में ऐसा किया है, और जिसने किया है उसको भी अधिकार मिलेगा अपनी सफाई को रखने का। तो कुल मिला के आपको समझ आ गया होगा, यूरोपियन यूनियन बहुत सोच समझ के बनाया गया है। और आपको बता दूं, यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत बड़ा यूनियन है। इसको देखकर तो भाई साहब मैं आपको बताऊं, यूएसए भी डर गया था। अब कैसे डरा था, यूएसए ने किस तरह से टैकल किया, वो भी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा अभी। अब आपके अभी तक ना मैंने कोई यूरोपियन यूनियन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके सिटीजन के क्या राइट्स हैं, उसमें कौन कौन से मेंबर कंट्रीज़ हैं, उसके कौन कौन से हेड क्वार्टर्स हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब बात करते हैं सर, ये यूरोपियन यूनियन की शुरुआत कैसे हुई, आखिर ये कब बनाया गया और कैसे बनाया गया। तो दोस्तों अब मैं आपकी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि यूरोपियन यूनियन की शुरुआत कहाँ से हुई। दोस्तों यूरोपियन यूनियन की शुरुआत यूरोपियन यूनियन से तो बिल्कुल भी नहीं हुई। देखो आप यहाँ पर देखो, एक ट्रिटी यानी एक एग्रीमेंट साइन किया गया जो कि पेरिस में किया गया था 1951 के अंदर। यहाँ से यूरोपियन यूनियन की शुरुआत होती है। अब इस ट्रिटी को नाम दिया गया पेरिस ट्रिटी। अब इस ट्रिटी के अंदर क्या हुआ था, स्टैब्लिश किया गया था यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। अब ये यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी का मतलब क्या है, यूरोपियन कोल कंपनी अलग कंपनी थी और स्टील कम्युनिटी अलग कंपनियां थे। इन दोनों ने मर्जर किया, इन दोनों कंपनियों ने मर्जर किया और ये डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे ताकि हम दोनों अपनी अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करके मार्केट में एक ड्रास्टिक चेंज ला सके। इन दोनों ने कंपनियों ने किया। अब जब ये जो ट्रिटी थी इसके अंदर यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी दोनों ने साइन किया पेरिस के अंदर। अब ये क्योंकि पेरिस में सिग्नेचर हुए थे तो इसलिए इसे ट्रिटी ऑफ पेरिस बोला जाता है, जिसके अंदर कौन कौन सी कंट्रियां शामिल थी। आप देख रहे हैं जितनी फोटोग्राफ हैं इनमें सबके प्रेसिडेंट खड़े हुए हैं, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। ये हमारे पास जो कंट्रियाँ हैं, ये टोटल 6 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस पर सिग्नेचर किए। और जब ये सिग्नेचर किए तो इन्होंने ये बोला कि हम अगले 50 साल तक एक साथ मिलकर काम करेंगे। और इन्होंने उस एग्रीमेंट को क्या नाम दिया, इन्होंने नाम दिया यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। मैं रिपीट कर दूं, यूरोपियन यूनियन की शुरुआत पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो शुरुआत कहाँ से हुई, 2 कंपनियों ने आपस में मर्जर किया जिसमें 6 कंट्री आपस में मिल गए और इसको क्या नाम दिया, इस यूनियन को क्या नाम दिया, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी का नाम दिया। इसको साइन कब किया गया था, 18 अप्रैल 1951 में। लेकिन ये फोर्स में कब आया था, 23 जुलाई 1952 में। और ये एक्सपायर कब हो गया था, 23 जुलाई 2002 को। क्योंकि मैंने आपको बोला था ना 50 साल के लिए बनाया गया था, तो 50 साल इसके कंप्लीट हो गए, तो ये एक्सपायर कब हुआ था, जुलाई 2002 में। आप पता ही जानते हो, जब ये ट्रिटी साइन हुई पेरिस के अंदर तो ये देखा गया कि इन दोनों कंपनियों का तो बोलबाला बढ़ता चला जा रहा है यूरोपियन यूनियन में। तो ऐसे में इनको एक इंकरेजमेंट मिली, इन्होंने कहा भाई मर्जर करने से तो बहुत फायदे होते हैं। तो ये इंकरेज हुए मर्जर को लेकर। फिर इन्होंने
उन्होंने एक और मर्जर किया, और ये मर्जर उन्होंने रोम में किया। अब याद है पहला मर्जर उन्होंने 1951 में किया। ठीक 6 साल बाद इन्हें लगता है कि अब ना इसके लेवल को बढ़ाना चाहिए, तो 1957 में रोम में ये एग्रीमेंट साइन हुआ, और हमने इसको नाम चेंज करके क्या कर दिया, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कर दिया। मैं रिपीट कर दूं, जो पीछे नाम था ना यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, हमने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी चेंज कर दिया। और जब हमने चेंज किया तो ऐसा नहीं कि चेंज किया, बल्कि इसमें मेंबर कंट्रीज और शामिल होने लगे। उन्होंने देखा भाई इसमें अगर हम भी शामिल हो तो हमें भी फायदा पहुंचेगा, तो कई सारी कंट्रियों का प्रस्ताव आया कि हमें भी अपना मेंबर बना लो। तब क्या हुआ, एक ट्रीटी साइन की गई थी, कहाँ पर, रोम के अंदर। और इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रियां इंक्लूड हुई, बेल्जियम, फ्रांस, इटली। इंक्लूड क्या हुई, मतलब सेम वही कंट्री जो पीछे थी ना, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड, ये सारी के सारी कंट्रीज में क्या हुई, शामिल हुई। अब मैं बता दूं ये एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, 25 मार्च 1957 में, और ये खत्म कब हुआ था, 1958 के अंदर खत्म हो गया था। अच्छा, खत्म नहीं हुआ था, बल्कि मैं आपको बताता हूँ इसको चेंज करके एक और इसके लेवल को बढ़ा दिया गया था। तो बताओ, सबसे पहले पेरिस में एग्रीमेंट 1951 के हुआ था, और इसको क्या बोला था, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। इससे इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे थे कि हमने इसके लेवल को और बढ़ा दिया, और हमने रोम में इस एग्रीमेंट का नाम चेंज करके क्या कर दिया, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, और हमने इसके लेवल को और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब लेवल को बढ़ाया तो इस ट्रीटी में क्या क्या चीज़ें थी, पहले आप ये समझो कि इस ट्रीटी की यानी इस एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें थी। इस एग्रीमेंट में ये था कि जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है वो 6 कंट्रियाँ आपस में मिलेंगी। वो 6 कंट्री का नाम क्या है, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। और ये आपस में जब भी व्यापार करेंगी तो ये फ्री तरीके से व्यापार करेंगी, मतलब आपस में जब भी ट्रेड करेंगी तो कोई इसमें इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं की जाएगी। और देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट के अंदर, इसमें फ्री मूवमेंट होगा किसका, गुड्स का, पीपल का, सर्विसेज का और कैपिटल का। और इसको जब भी साइन किया जाएगा तो ये किसके द्वारा किया, सेटअप किया गया, इकोनॉमिक एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी के द्वारा साइन किया गया। और फिर इसकी ट्रीटी को चेंज करके कहाँ बनाया गया, रोम के अंदर। याद है पहला पेरिस में बना था, फिर रोम के अंदर बना। और जानते हो क्या हुआ, जब इसको हमने देखा कि इसके रिजल्ट तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो हमने इसके लेवल को बढ़ाने के लिए इसका नाम चेंज कर दिया, और इसका नाम कर दिया यूरोपियन यूनियन। ओके सर, अब हमें एक बात ये समझ आई कि यूरोपियन यूनियन स्टार्टिंग में यूरोपियन यूनियन नहीं था, बल्कि वो पहले क्या था, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। फिर हमने इसके नाम को 5-6 साल बाद चेंज करके क्या कर दिया, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। और फिर हमने कुछ टाइम बाद इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, यूरोपियन यूनियन कर दिया। देखो फोर्थ पॉइंट में साफ साफ लिखा है, द ट्रीटी ऑफ रोम हैज बीन अमेंडेड अ नंबर ऑफ ओकेजन। इसमें कई सारे अमेंडमेंट किए गए, और फाइनली हमने इसका नाम क्या कर दिया, इसका नाम कर दिया यूरोपियन यूनियन। क्योंकि पहले सिर्फ 2 कंपनियां इंक्लूड थी, फिर इसमें कंट्रीज इंक्लूड होने लगी, और फिर कई सारी कंट्रीज आई, तो हमने कहा फिर कंपनी का नाम हटा के इसको यूरोपियन यूनियन का ही नाम दे रहा है। यानी यूरोप की कंट्रीज का एक संघ बन गया, एक कार्टेल बन गया, एक ग्रुप बन गया, और नाम क्या रखा, यूरोपियन यूनियन का नाम रखा। अब इसमें बात करते हैं कि यूरोपियन यूनियन में कितने नंबर ऑफ मेंबर है। देखो जब स्टार्टिंग में एग्रीमेंट साइन किया गया था, मैंने भी आपको बताया था ना 6 कंट्री थी स्टार्टिंग में जब साइन किया गया था, तो ये लिखा था फर्स्ट एग्रीमेंट स्टैब्लिश यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वॉज साइंड इन 1957, रोम के अंदर हुई थी। इसमें बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, ये 6 कंट्रीज थी जो इसमें शामिल थी। इसके बाद क्या हुआ, 1973 में इनसे प्रेरित होकर 3 कंट्रियां और जुड़ गई इनके साथ, डेनमार्क, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। अब एक बात हो, पहले 6 कंट्रियां थी, फिर इसमें 3 कंट्री 1973 में जुड़ गई, टोटल कितनी होगी, 9 कंट्री। इसके बाद ग्रीस जुड़ गया 1981 में, तो कितनी हुई, 10 कंट्री। फिर स्पेन और पुर्तगाल कब जुड़ा, 1986 में, तो कितनी कंट्री होगी, 12। तो वही यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है कि 1986 तक यहाँ पर यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर कंट्रीज हुई थी, 12। देखो जब कंट्रीज को पता चलता था ना कि भाई साहब ये तो बहुत अच्छा संघ है, तो वो उसमें इंक्लूड होना चाहते थे, तो धीरे धीरे इनके मेंबरों की संख्या क्या होती चलेगी, बढ़ती चलेगी। तो अभी आपको टाइम सीरीज समझ आ रही है। तो 1986 तक यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर थे, टोटल 12 मेंबर थे। इसके बाद क्या हुआ, एक 1991 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसको बोलते हैं मैस्ट्रिच ट्रीटी। क्या बोलते हैं, मैस्ट्रिच ट्रीटी बोलते हैं। अब ये मैस्ट्रिच ट्रीटी जो है 1981 में इस्टेब्लिश किया गया था, मतलब यूरोपियन यूनियन। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी जो पीछे हमने बातें पढ़ी इसके अंदर क्या था, वो यूरोपियन यूनियन तो था, लेकिन अभी भी उसका नाम क्या था, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी था, लेकिन उसको पावर नहीं दी थी। इसको मेन पावर कब मिली, 1991 में मिली। कब, जब हमने मैस्ट्रिच ट्रीटी की। और इस मैस्ट्रिच ट्रीटी के अंदर बोला गया कि अब इस EEH को हटा के क्या कर दिया जाना चाहिए, यूरोपियन यूनियन कर देना चाहिए। तो इसीलिए जब आपसे कोई पूछता है कि यूरोपियन यूनियन कब बनाया गया, तो हम क्या बोलते हैं, ये मैस्ट्रिच ट्रीटी के थ्रू बनाया गया था, जो कि 1991 के अंदर आई थी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसमें फ्री ट्रेड
एग्रीमेंट होगा, उसके अंदर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को बढ़ाया जाएगा और पॉलिटिकल एम आपस में शेयर किए जाएंगे और यूरोपियन सिटीजनशिप दी जाएगी अपनी सभी मेंबर कंट्रीज को। नंबर 3, यहाँ पर एक कॉमन करेंसी होगी जिसका नाम होगा यूरन और यूरो कॉमन करेंसी होगी और ये सिंगल प्लेटफॉर्म यानी सभी के सभी मेंबर कंट्रीज इनका यूज़ करेंगे और सभी की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सेंट्रलाइज लेवल पे काम करेगी और यूरोपियन का अपना एक सेंट्रल बैंक होगा, यानी जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं इन सभी का एक सेंट्रल बैंक होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर लिखा हुआ मैस्ट्रिक्ट ऑफ ट्रिटी जो है वो साइन कब किया गया था, 7 फरवरी 1992 को, और इसके अंदर 12 मेंबर कंट्री जैसे बेल्जियम हो गया, इटली, लग्जमबर्ग, फ्रांस। अब देखो पीछे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 1986 तक कितने मेंबर थे, 12। 1991 तक भी 12 ही थे, तब तक कोई और नहीं आया था। तो यानी कि जब मैस्ट्रिक्ट ऑफ ट्रिटी की गई तो उस टाइम भी कितने मेंबर थे, 12। कौन कौन से, फोर्थ पॉइंट में देखो, बेल्जियम, इटली, लग्जमबर्ग, फ्रांस, नीदरलैंड, वेस्ट जर्मनी, डेनमार्क, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ग्रीस, पोर्तुगल और स्पेन, ये सारे थे। तो यानी कि ये जो ट्रिटी है जब बनाई गई थी, क्या ये तुरंत इन्फोर्स में आ जाएगी, नहीं, थोड़ा सा टाइम लेगी और ये इन्फोर्स में कब आई, नवंबर 1 1993 में आई। तो सर एक बात बताओ, आपने हमें इतना सब कुछ पढ़ा दिया, हमें ये नहीं समझ आया कि यूरोपियन यूनियन बना कब था। दोस्तों अगर आपसे डेट पूछी जाए कि कब बना था तो आप याद रखना 1993 बोलोगे, क्योंकि ये ट्रिटी तो साइन 1981 में हुआ था, 1992 में ये फुली साइन हो गया था और ये एग्जीक्यूट कब किया गया था, 1993 में किया गया था। तो अगर आपसे कोई बोले यूरोपियन यूनियन कब बना था तो 1983 में बना था। एक तरह से 27-28 साल होने के लिए जा रही हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, यूरोपियन यूनियन ने अपना एक फ्लैग बनाया। देखो अब 27 कंट्रियाँ हैं, ठीक है, अभी तो एक एग्जिट हो गई, पहले तो 28 थी, तो सभी के अपने अपने फ्लैग्स थे, तो एक कॉमन फ्लैग बनाया और आप देख सकते हैं इसमें 12 स्टार हैं। 12 स्टार वहाँ पे ना लकी माने जाते हैं, इसलिए 12 स्टार है। इसके पीछे कई सारे रीज़न है, खैर हमें इतना जानना नहीं है इसके बारे में। अभी ये कहा गया है कि नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करें तो एक बात बताओ, 1996 तक कितने मेंबर थे, 12 मेंबर थे। इसके बाद क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन है ये भी इसमें मेंबरशिप लेना चाहते थे, 3 कंट्रियाँ और। तो बताओ पीछे कितनी कंट्री थी, 12। 12 में 3 और जोड़ दो, कितनी होगी, 15। यानी 1 जनवरी 1995 को हमारे पास कितनी कंट्री होगी, 15 कंट्री होगी। फिर क्या हुआ, शीचिया, सिरपस और स्टोविया, लेटविया, लुथेनिया, हंगरी, माल्टा, पोलैंड और स्लोवेनिया और स्लोवेकिया, ये सारी कंट्रियाँ और जुड़ जाती हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ था यूरोपियन यूनियन में इकट्ठी 10 कंट्रियाँ जुड़ी थी। कितनी कंट्रियाँ, 10। अच्छा एक बात बताओ, पीछे कितनी कंट्री थी, 12। 12 के बाद इसमें 3 और जुड़ गई, होगी 15। 15 में सेकंड पॉइंट की 10 कंट्रियाँ और जोड़ दो, कितनी होगी, 25। टोटल 25 कंट्री हो गई। इसके बाद क्या हुआ, 2 और कंट्री यानी कितनी होगी, 26 और 27, बेलगुरा और रोमिया, ये भी जुड़ गई। तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पर, 27 कंट्री हो गई। इसके बाद 1 जुलाई 2013 को यूरोपियन यूनियन में क्रोशिया इसमें इंक्लूड होती है और टोटल कितनी हो जाती हैं, 28 मेंबर कंट्रीज हो जाती हैं। कितनी हो जाती है, 28। लेकिन अभी अगर हम 2021 की बात करें तो अभी सिर्फ कितनी यूरोपियन यूनियन में 27। किसने एग्जिट लिया, यूके ने एग्जिट लिया। और वही यहाँ पर टाइम दे रखा है 11 बज के, उन्होंने 31 जनवरी 2020 को बोला कि हम यहाँ से एग्जिट लेना चाहते हैं। फिर ये ऑफिशियली एग्जिट कब हुए, 31 दिसंबर 2020 के अंदर इन्होंने एग्जिट ले लिया। यानी एट प्रेजेंट टाइम में यूरोपियन यूनियन में सिर्फ और सिर्फ 27 मेंबर है। कितने मेंबर है, 27 मेंबर है। अब देखो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, इस स्लाइड से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो लास्ट कंट्री कौन सी है जिसने यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ। तो आप याद रखना 2013 में लास्ट कंट्री थी क्रोशिया जो इसमें शामिल हुई थी। और कौन सी ऐसी कंट्री जिसने अभी रिसेंटली एग्जिट लिया, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम। अब सर आप ना हमें ये बता दो, देखो अब हमें यूरोपियन यूनियन तो समझ आ गई कि क्या होता है और उसकी पूरी हिस्ट्री भी समझ आ गई। अब ये बताओ सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, चलो मैं एक काम करता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ। चलो स्टार्टिंग से मैं लेकर चलता हूँ, क्योंकि देखो मेन पर्पस हमारा ये है ना कि एग्जाम को क्रैक करना। देखो यूरोपियन यूनियन में सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अभी एट प्रेजेंट में कितने मेंबर है, 27। वैसे मैक्सिमम कितने थे, 28। और ये क्यों बनाया गया था, ताकि हम इकोनॉमिक यूनियन और पॉलिटिकल यूनियन यहाँ पर क्रिएट कर पाएँ। इसके अंदर कितने, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्राज़ील में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेकंड स्लाइड में इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड स्लाइड में भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ अगर है तो ये कि उनकी कौन कौन सी काउंसिल है, ऐसे यूरोपियन पार्लियामेंट हो गई, काउंसिल ऑफ यूरोपियन हो गया, यूरोपियन कमीशन हो गया, कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, यूरोपियन काउंसिल हो गई, ये सारी चीज़ें उनके क्या राइट है, क्या चीज़ें। अब यूरोपियन यूनियन की जो शुरुआत है, जो हिस्ट्री, वो कहाँ से हुई थी, ट्रिटी ऑफ पेरिस से 1951 में। फिर इसको और चेंज किया गया रोम के अंदर 1957 में। फिर 1991 के अंदर इसको क्या नाम दिया,
ट्रिटी के थ्रू इसको यूरोपियन यूनियन बनाया गया। इसको इन्फोर्स में कब लाया गया? 1993 में लाया गया। जिसके बाद इन्होंने अपना एक खुद का फ्लैग बनाया। इसके बाद इसके मेंबर धीरे धीरे बढ़ते चले गए और एट प्रेजेंट टाइम में देयर इज़ अ 27 मेंबर। और लास्ट कंट्री जो उसमें जुड़ी है दैट इज़ क्रोशिया। और कौन सी वो कंट्री जिसने एग्जिट लिया? दैट इज़ यूके, यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम स्टार्टिंग से ना अपने आप को अकेला समझना चाहता था। वो सोचता था कि मेरे यहाँ मेंबर कंट्रीज आएंगे, हमारे यहाँ जॉब की लॉस हो गई। अब जब ग्रुप बना तो जॉब लॉस होनी स्वाभाविक थी। जहाँ पर अच्छा लगे हम तो वहाँ जॉब के लिए शिफ्ट हो जाएंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गई। इस वजह से यूके ने क्या किया, फिर अपने आप को एग्जिट करवा लिया यहाँ पर। ठीक है, सो आई होप गाइस कि आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई। मैंने एक एक चीज़ को डिटेल किया आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सिर्फ अगर आप इतनी चीज़ें पढ़ के चलोगे, विश्वास मानो सारे के सारे क्वेश्चन आप क्रैक कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों, अगर आप इसके पीडीएफ फाइल लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप सीधा टाइप कर सकते हैं इकोनॉमिक्स सीजिए टेलीग्राम पे, आपको ये चैनल हमारा मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको यूपीएससी के सारे नोट्स और ये जो स्लाइड्स हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और कोई सुझाव देना चाहते हो तो प्लीज़ आप देना, जिससे कि मैं नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो बनाऊँ तो उन सुझावों का ध्यान रखते हुए मैं चीज़ों को करते हुए चलूँ। ठीक है दोस्तों, सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।